अमेरिकन जोग्राफिकल स्कूल में कार्ल सावर के कंट्रीब्यूशन के बाद अब हम एक और महान जोग्राफर की बात यहाँ पर करेंगे, और वो हैं रिचर्ड हार्टशॉन। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने अमेरिका में जोग्राफिकल स्टडीज़ को नई डायरेक्शन दी थी। अनेकों ब्रांचेस में इनका कंट्रीब्यूशन है। विशेष तौर पे हम देखते हैं इनका भौगोलिक चिंतन में इनका कंट्रीब्यूशन हम बहुत अच्छे से देखते हैं। हम इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एरिया में हार्टशॉन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एरिया में हार्टशॉन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, और रीजनल सिंथेसिस जैसी जो अप्रोचेस हैं उनके क्षेत्र में भी हम हार्टशॉन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो एक ऐसा विद्वान जिसने बहुत आगे तक लेके गया अमेरिकन स्कूल को। देखिए, 1950 के बाद अमेरिकी भूगोल में एक जो क्षेत्रीय संकल्पना है उसकी आधारशिला पड़ जाती है। ठीक है, शिकागो स्कूल का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे अग्रणी है। परंतु क्षेत्रीय संकल्पना भौगोलिक चिंतन की आधारभूत संकल्पना का रूप लेती है 1939 में, जब हार्टशॉन की किताब आती है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, और नेचर ऑफ ज्योग्राफी में हार्टशॉन जो है उस सैकड़ों की संख्या में ज्योग्राफर्स से मिलता है, और उन सब के परसेप्शंस को वो डॉक्यूमेंट करता है, और उन सब के परसेप्शंस को डॉक्यूमेंट करने के बाद में एक बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्म के अंदर वो इस पुस्तक को लेके आते हैं, जो पूरी की पूरी भूगोल की प्रकृति क्या है, क्या होनी चाहिए, इसका जो फिलोसॉफिकल डायमेंशन है ज्योग्राफी का एक विषय के रूप में, उसकी बात करती है ये पुस्तक। 20 साल बाद जब हार्टशॉन कुछ नए डेवलपमेंट्स देखता है, तो फिर इस पुस्तक के ऊपर पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी एक और पुस्तक हार्टशॉन की आती है 2 दशक के बाद में। देखिए, इस अमेरिकन भूगोलविद्ता का जन्म मिशिगन में होता है, और फिर शिकागो में इनकी एजुकेशन होती है। फिर रिचर्ड हार्टशॉन ने भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आदि में बहुत आला दर्जे का योगदान दिया। कंटिन्यूअस ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स के साथ में जुड़े हुए थे, और सन 1924 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय से अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया। 1940 में मूव कर गए विस्कोसिन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और फिर वहीं पर रहे। ठीक है, विस्कोसिन स्कूल से ही इनका लेना देना था। अमेरिका की विभिन्न संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी के साथ हार्टशॉन ने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा आदि कई देशों की जो ज्योग्राफिकल यूनियंस थी उनके साथ में उनके बहुत गहरे संबंध थे। वो आमंत्रित व्याख्यानों के लिए इन सब की कॉन्फ्रेंसेस में जाया करते थे। मतलब बहुत बहुत नज़दीक का मेल मिलाप था, और इसी के कारण उनको पूरी दुनिया के अनेकों जोग्राफर्स के साथ में लगातार संपर्क में रहने के अवसर भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो फिर हार्टशॉन के अनुसार भूगोल क्या है? भूगोल भूसतह पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये एक परिभाषा है जो हार्टशॉन के द्वारा दी गई है। एक और इसी का विस्तारित रूप और देखेंगे हम। अतः भूगोल विषय में भूसतह के विभिन्न चारित्रिक लक्षणों का शुद्ध, क्रमबद्ध तथा तार्किक आधार पर वर्णन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम जब ज्योग्राफी की एज ए सब्जेक्ट बात करते हैं, तो इसमें हम बात ये करते हैं कि हमें किसी भी क्षेत्र के जो उसके उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनको हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ में उनकी बात करनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध रूप में हमें उनको वर्णन करना चाहिए। हमारी अप्रोच सिस्टमैटिक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में हमें निश्चित रूप से जब हम किसी प्रदेश या क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करते हैं, या हम ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं किसी एरिया की, तो वी मस्ट बी एनालिटिकल एंड वी मस्ट बी दिस लॉजिकल। ठीक है, हमें उस वर्णन को करते वक्त विश्लेषणात्मक और तार्किक जो दृष्टि है उसको अपनाना चाहिए।
इसमें उच्च कोटि की असमानता वाले अंतर संबंधित तत्वों, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च कोटि की असमानता वाले, ये शब्द ध्यान रखना, क्योंकि वो होमोजीनियस एस्पेक्ट से ज्यादा वो इन एस्पेक्ट्स को वैल्यू देता है हार्टशॉम, ठीक है। तो वो कहता है कि उच्च कोटि की असमानता वाले अंतर संबंधित तथ्यों और परिघटनाओं से उत्पन्न एकीकरण की विशिष्टता का संश्लेषण और विश्लेषण करना अंतर्निहित होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। वो देखिए, वो कहता है कि व्हेन यू आर स्टडिंग एनी रीजन, ठीक है, जब आप किसी भी एक प्रदेश का अध्ययन कर रहे हो, उसको यू आर टेकिंग दिस रीजन एज ए दिस यूनिट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। So what you are doing, that you are trying to study the dissimilarities, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसमें उच्च कोटि की असमानता वाले अंतर संबंधित तथ्यों और परिघटनाओं से उत्पन्न एकीकरण की विशिष्टता कर रहे हो कि किस तरह से उस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटररिलेशन दिखाकर, और वो क्या कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को एक एक विशिष्ट स्वरूप दे रहे हैं, ठीक है, एक एक डिस्टिंक्ट रीजनल एंटिटीज को बना रहे हैं, ठीक है। और वो रिलेशनशिप जो है, ठीक है, दैट रिलेशनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ द सेम और द सिमिलर एलिमेंट्स इन अनदर रीजन। आप दूसरे प्रदेश में देख रहे हो कि लगभग उन्हीं या उन जैसे तत्वों के बीच का जो अंतर संबंध है वो अलग तरह का है, तो असमानता हुई ना। उसका उस असमानता का संश्लेषण, सिंथेसिस और विश्लेषण, एनालिसिस, ये करना जो है, ये किसी भी ज्योग्राफर के लिए मूल ध्येय होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप ये देखिए कि देयर आर टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, दो प्रदेश हैं अलग अलग, ठीक है। और उन प्रदेशों के अंदर बहुत सारे ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एंड दोज ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपिक्टेड थ्रू वेरियस ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स। वो जो उसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो बहुत सारे तत्वों से परिलक्षित होती है, दर्शाई जाती है, ठीक है। और उन तत्वों की इंटर रिलेशनशिप, वो तत्व आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। उनकी इंटर रिलेशनशिप एक प्रदेश में अलग तरह की है और दूसरे प्रदेश में अलग तरह की है। इसका मतलब उनके अंतर संबंधों की कोटि में असमानता है, ठीक है। तो और ये असमानताएं जो हैं ये अलग अलग प्रदेशों को विशिष्ट चारित्रिक लक्षण प्रदान करती हैं, ठीक है। और उसी विशिष्टता के कारण, बिकॉज ऑफ दैट स्पेशल कैरेक्टर, one region gets a distinct this emerge with a distinct personality। वही कारण है कि एक प्रदेश जो है एक विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ उभरता है, तो वो एक प्रदेश अलग प्रदेश के रूप में देखा जाता है। दूसरे प्रदेश में उन तत्वों के बीच में या उन जैसे तत्वों के बीच में अंतर संबंध की कोटि उस पहले वाले प्रदेश से अलग तरह की है, असमान है, इसलिए वहां पर एक अलग तरह का व्यक्तित्व उभर कर सामने आ रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि वो प्रदेश जो है वो एक अलग प्रदेश के रूप में पहचान में आया, और ये जो पहले वाला प्रदेश है वो एक अलग प्रदेश के रूप में पहचान में आया। ज्योग्राफर का काम है कि वो ये जो इंटर रिलेशनशिप के डिफरेंसेस हैं इन पर फोकस करे, ठीक है। और इनकी वो डिटेल्ड दिस स्टडी करे in a systematic manner, with synthesis and analysis approach, है ना, संश्लेषण और विश्लेषण के उपागम के साथ, उसके साथ वो उसकी बात करे। तो यहाँ हार्टशॉम बहुत क्लियर था अपने उसके प्रति कि भाई हमें किस प्रकार से भूगोल के अंदर क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन करना चाहिए। तो वो जिस विविधता की बात कर रहा है, वो जिस एरियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, हमें उस बात को पकड़ना है, ठीक है। मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं, जो स्लाइड बेसिकली डेडिकेटेड है केवल और केवल एरियल डिफरेंशिएशन के लिए,
ये देखिए, एरियल डिफरेंशिएशन के लिए वो कहता है इन्फ्लुएंशियल फ्रॉम द लेट 1930s टू द 1950s। ये हार्टशॉन का सबसे जो जो ग्लोरियस पीरियड है, ठीक है। इसी 30s में उसकी पुस्तक आती है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और 1950s में आती है उसकी पुस्तक पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बीच का पीरियड है। द मेन रिएक्शन टू द पीरियड ऑफ excessive environmental determinism and its underlying preoccupation with race। ये ये बेसिकली ये जो उपागम आता है एरियल डिफरेंशिएशन का, ये एक तरह से एक एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के रूप में आता है, आलोचना के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि उस समय तक लोग ऊब जाते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद के उस उपागम से, जो रेशियल डिफरेंशिएशन को कहीं न कहीं एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ में जोड़कर दर्शाने की कोशिश करता है, ठीक है। कि किस द सुपीरियर रेस और इन्फीरियर रेस जो है उसके कॉन्सेप्ट को लाता है, और कहीं न कहीं जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट से वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर adopt the view that all geographic phenomena were unique and that theory building was of little value। अब यहाँ पे हार्टशॉन बहुत क्लियर है अपने उसके अंदर कि ज्योग्राफी का मूल ध्येय प्रदेशों के विस्तृत, क्रमबद्ध, संश्लेषित और विश्लेषित वर्णन से है, ठीक है। हमें इसके अंदर अनूठेपन का अध्ययन जो है उस पर जोर देना चाहिए। दैट मीन्स वी मस्ट फोकस ऑन द यूनिक और द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रीजन्स, ठीक है, रादर देन ट्राइंग टू मेक जनरल लॉज, है ना, एंड थीरीज। हमें ज्योग्राफी में सामान्य नियम और सिद्धांत प्रतिपादन की अपेक्षा हमें विभिन्न प्रदेशों के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ उनके अनूठेपन के अध्ययन पर हमें जोर देना चाहिए। फिर देखिए, ये कह रहा है कि इट्स प्राइमरी फोकस ऑफ कंसर्न वाज एरियल डिफरेंशिएशन, हार्टशॉन का, द डिफरेंसेस रादर देन सिमिलरिटीज अमंग द प्लेसेस। तो वो ये कह रहा है कि आप समानता से ज्यादा ध्यान दीजिए असमानता पे। असमानता क्षेत्र के भीतर नहीं, असमानता विभिन्न क्षेत्रों के बीच, अलग अलग प्रादेशिक इकाइयों या क्षेत्रीय इकाइयों के बीच, ठीक है। सो ही इज टॉकिंग अबाउट डिससिमिलरिटीज बिटवीन वेरियस रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। and because those dissimilarities are reflecting the unique characteristics of particular region, every region is unique, so every region must be different from the other region, ठीक है। The unique approach resulted in the detailed description of production, exchange and consumption। तो जब हम इस यूनिक अप्रोच के साथ में किसी रीजन की स्टडी करते हैं तो हम बहुत विस्तारित वर्णन करते हैं वहां पर उत्पादन का, आदान प्रदान का, कंजम्पशन का, ठीक है, उन सब का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हम जब समानता की बात किया करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं किसी भी क्षेत्रीय इकाई में पाई जाने वाली समानता जो समांगता को जन्म देती है, अर्थात सिमिलरिटी दैट गिव्स अ बर्थ टू द होमोजेनिटी, and that homogeneity is essential for identifying a reason or for demarcating a reason कि भाई ये एक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि ये समरूप है ना। हार्टशॉन उसकी बात नहीं कर रहा है। हार्टशॉन का फोकस है डिससिमिलरिटीज बिटवीन द रीजन्स, प्रदेशों के बीच की असमानता को वो सबसे ज्यादा भारण दे रहा है। और वो प्रदेशों के बीच की असमानता इस बात से वो उसको भारण दे रहा है कि प्रत्येक प्रदेश जो है वो यूनिक है, अनूठा है, ठीक है। अनूठा क्यों है? किसने बनाया उसको अनूठा? उसको अनूठा बनाया वहां के विभिन्न भौगोलिक तत्वों की आपसी अंतर संबंध की कोटि, ठीक है, उसने
अर्थात the interrelationship between the interrelationship of various geographical variables or elements in that particular region. ठीक है, वो इंटर रिलेशनशिप जैसी वहां पाई जाती है वैसी दूसरी जगह नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए वो एक रीजन है, उसकी एक यूनिक पर्सनालिटी है, वो एक रीजन है। दूसरी जगह ये रिलेशनशिप अलग तरह की है, असमान है, इसलिए वो दूसरा रीजन है। ठीक है, ये एरियल डिफरेंशिएशन की बात थी, जिसको हमें यहाँ पर अच्छे से समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम हार्टशोन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें उसके इस उपागम को पहले दृष्टिगत रखना होता है। अब देखिए, हार्टशोन के अनुसार कोई भी तत्व अथवा परिघटना, चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव संबंधित, भूगोल में उसी स्तर तथा कोटि तक महत्वपूर्ण है जहां तक उसके उसी स्थान पर दूसरे तत्व और परिघटनाओं के साथ अंतर संबंध पाया जाता हो, अथवा उसका उसके दूसरे स्थान के तत्वों अथवा परिघटनाओं के साथ अंतर संबंध के फलस्वरूप क्षेत्रीय विभिन्नता का निर्धारण होता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि भाई कौन से तत्व और कौन सी दिस परिघटना, ठीक है, व्हाट एलिमेंट्स और व्हाट काइंड ऑफ फेनोमिना आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फेनोमिना जो है, ठीक है, जो जो हमारे कंसर्न का है, that can be natural, that can be related to this human beings, है ना। जो फेनोमिना है वो मानव संबंधित भी हो सकता है और वो प्राकृतिक भी हो सकता है। तो फिर इंपॉर्टेंस किस बात पर तय करनी है कि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो नेचुरल है या वो कल्चरल है, मैन रिलेटेड है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट वो है भूगोल में उसी स्तर तथा कोटि तक महत्वपूर्ण है जहां तक, कहां तक किसी किसी एलिमेंट या किसी फेनोमेना की इंपॉर्टेंस है। कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट किस स्तर तक इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्टडीइंग अ रीजन विद एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच इन ज्योग्राफी, जहां तक उसके उसी स्थान पर दूसरे तत्वों अथवा परिघटनाओं के साथ अंतर संबंध पाया जाता है। नंबर वन, क्योंकि ये सारी बात ही कह रहा है कि किसी स्थान पर जो जो भौगोलिक तत्वों की इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, वो यूनिक होती है ना, डिफरेंट होती है, और इसी के कारण वो प्रदेश यूनिक होता है। तो वो कह रहा है कि वो तत्व इंपॉर्टेंट है नंबर वन, जो आपसी अंतर संबंध में रोल प्ले कर रहे हैं। दैट मीन्स those elements which are having some sort of interrelationship with other elements in that particular region। देखो, है ना, उसी स्थान पर, in that particular region। ठीक है ना। और कहां तक इंपॉर्टेंट है, कहां तक वो अंतर संबंधित है, उसके आधार पर उनका महत्व है। ठीक है, अथवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अथवा उसके दूसरे स्थान के तत्व, दूसरे स्थान के तत्वों अथवा परिघटनाओं के साथ अंतर संबंध के फलस्वरूप क्षेत्रीय विभिन्नता का निर्धारण। ठीक है ना। तो तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है, उस इंटर रिलेशनशिप के अंदर, उस अंतर संबंधता के अंदर जो जो प्राकृतिक और मानवीय तत्व हैं, ठीक है, वो उसी स्तर तक महत्वपूर्ण है जिस स्तर तक वो इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित है। तब संपूर्णता में क्षेत्रीय विभिन्नता को तार्किक आधार पर समझा जा सकता है तथा जिसको मानचित्र की महत्ता के साथ मापा जा सकता है। हार्टशोन ने इस बात पर बल दिया कि इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं को गहराई से समझने के लिए हमें उत्तरदायी कारकों के भूतकाल से संबंधों को भी जांचना अथवा समझना चाहिए। That means he was in favor of historical approach when you are trying to judge the interrelationship of various elements and phenomena in a particular region or in different regions। तो जब आप ये बात करते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो है इनकी ऐतिहासिक संबंधों की भी जांच करें। ठीक है, ये जो अंतर संबंध है, आप इनके अंतर संबंधों को ऐतिहासिक उपागम के साथ भी
देखें। हार्टशॉन की जब भौगोलिक चिंतन में योगदान की बात करते हैं, पुस्तक का टाइटल देखिए, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। जो विद्वान भूगोल की प्रकृति को अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट ही मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर द फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये निश्चित है कि वो हमारे विषय के जो दर्शन संबंधी विकास है उसमें वो योगदान देंगे ही देंगे। फिर देखिए, हार्टशॉन ने सन 1939 में ये पुस्तक लिखी थी, भूगोल की प्रकृति। ठीक है, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ करंट थॉट इन द लाइट ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये पूरा टाइटल है, ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ करंट थॉट इन द लाइट ऑफ द पास्ट। यहां पर भी वो हिस्टोरिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है, और वो पूरा पीछे से पूरा जो 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 डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी है, उसको लेके और जो करंट टाइम में ज्योग्राफी कहाँ खड़ा है उस पूरी जर्नी की बात करते हैं। ठीक है, AAG, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स ने स्पेशल वॉल्यूम के रूप में इसको छापा था। ठीक है, 2 खंडों में, है ना। इस कार्य ने हार्टशॉन को पूरे विश्व में स्थापित कर दिया, मतलब बहुत लैंडमार्क वर्क था, और हार्टशॉन पूरी दुनिया में जाने लगे इस पुस्तक के कारण। और लगभग ये मान लीजिए कि हर ज्योग्राफी के पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान के कबर्ड में, ठीक है, बुक शेल्फ में ये किताब पहुंच गई। ठीक है, और इस कार्य में हार्टशॉन ने भूगोल विषय की प्रकृति, समस्याओं, विधि तंत्र, भूगोल विषय के लक्ष्यों, अध्ययन के तथ्यात्मक पक्ष आदि पर तार्किक दृष्टि से क्रमबद्ध लेखन प्रस्तुत किया। ही टच्ड अपॉन एवरीथिंग, नेचर, ठीक है, then the problems, then related to the methodological this orientation, ठीक है, the objectives of the subject, है ना, the what we call it, जिसको हम कहते हैं भूगोल के लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है, दोनों पर फोकस किया। ठीक है, तो इतने पक्षों को लेकर, ज्योग्राफी के इतने पक्षों को लेकर इस पुस्तक में इतना सारगर्भित तरीके से और इतना सिस्टमैटिक और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत किया गया कि हार्टशॉन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर छा गए थे। ठीक है, और इस कार्य के लिए वो 300 से अधिक विश्वविख्यात जो विद्वान थे उनसे मिले। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा चिंतन डेवलप हुआ इनका, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये बहुत वाइड कैनवास के ऊपर इन्होंने कलेक्ट किया द परसेप्शंस ऑफ hundreds of geographers on nature of geography। भूगोल की प्रकृति के ऊपर सैकड़ों विद्वानों के विचार इन्होंने पहले सुने, समझे, उनसे इन्होंने विमर्श किया। ठीक है, और उसके बाद जाके और वो इस पुस्तक के प्रकाशन को इन्होंने मूर्त रूप दिया था। सन 1959 में 2 दशकों में जो डेवलपमेंट हुए और बहुत सारी जो समस्याएं आई, नए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खड़े हुए सब्जेक्ट के सामने, तो उन्होंने क्या किया, उचित समझा इस पुस्तक को रिवाइज करना। ठीक है, और उसने नए सिरे से लिखा भूगोल की प्रकृति एक संदर्श, द पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी नाम से पुस्तक प्रकाशित की। और इस पुस्तक में हार्टशॉन ने भूगोल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन बताते हुए इसका अर्थ स्पष्ट किया, है ना, कि भूगोल जो है दैट इज द स्टडी, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, कि इसका मीनिंग क्या है। भूगोल विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला, व्हाई ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट,
भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य द्वैतवाद को रेखांकित किया और ये भी बताया कि इन ज्योग्राफी बोथ फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह ये वो विद्वान था जिसने एक तरह से यूं कहें कि द्वैतवाद को विराम दिया। ठीक है, भूगोल में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल का चिंतन दिया। ठीक है, ये इनका 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 एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को एक 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 सिंथेसिस और एनालिसिस के अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाया था। ठीक है, और नवीन अवधारणाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विस्कोसिन विश्वविद्यालय द्वारा ही ये प्रकाशित हुई थी, एक पूरा एक टीम थी जिसने इसका संपादन किया। हार्टशॉन के अनुसार भूगोल की परिभाषा जो है वो क्या बनती है? भूगोल विषय का सरोकार भूसतह पर पाए जाने वाले विविध चारित्रिक लक्षणों और गुणों का शुद्ध, क्रमबद्ध एवं तार्किक आधार पर वर्णन व व्याख्या प्रस्तुत करना है। Geography is concerned to provide the accurate, orderly and rational description and interpretation of various characters of the earth's surface. ठीक है, and for this he was telling that geographer must concentrate on study of different regions, and he must unfold the unique characteristics of the region to which he is this studying, or he must be having a clear eye that while studying a region he must have a systematic this approach, and he must follow the 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 synthesis as well as the analytical approach while dealing with a region. ठीक है, तो ये वो विद्वान है जो बात करता है किसकी? ज्योग्राफी विषय का क्या महत्व है? भूसतह पर पाए जाने वाले विविध चारित्रिक लक्षणों का वर्णन। ठीक है, और ये विविध चारित्रिक लक्षण है ना, ये जब आप अलग अलग प्रदेशों की बात करते हो और जब आप उनके अनूठेपन का अध्ययन करते हो, उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अध्ययन करते हो, तो आप क्या करते हो? पृथ्वी भूसतह पर पाए जाने वाले विभिन्न चारित्रिक लक्षणों और गुणों का शुद्ध वर्णन करते हो, उनका क्रमबद्ध वर्णन करते हो, उनका तार्किक आधार पर वर्णन करते हो और व्याख्या करते हो। ठीक है, हार्टशॉ ने विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों में सृजित लक्षणों की महत्ता के आधार पर मानवीय और प्राकृतिक कारकों को उपयुक्त स्थान दिया तथा आधुनिक भूगोल में चिंतन में वास्तविकता की महत्ता को प्रबलता से स्वीकारा कि भूसतह पर पाए जाने वाले विभिन्न चारित्रिक लक्षण जिनका अध्ययन भूगोल विषय में विषय वस्तु का भाग है, न तो शुद्धतः प्राकृतिक है और न पूर्णतः मानवीय। ठीक है, आप इसको सेपरेट करके कभी भी ज्योग्राफी के किसी भी एरिया के ज्योग्राफिकल स्टडी को कंप्लीटनेस नहीं दे सकते। ठीक है, so rather than separating these two, ठीक है, that is natural and human elements, you must just take both the elements in your consideration while you are dealing with a reason. ठीक है, while you are studying a geography of a region. ठीक है, हार्टशॉ ने भूगोल में मानवीय समुदाय की समस्याओं और मानव कल्याण के चिंतन को भी महत्व दिया था। ठीक है, और यही कारण है कि आगे जाके अमेरिका में 1960 का दशक है, उसके साथ ही ये शुरुआत हो जाती है इस प्रबल चिंतन की। ठीक है, कि भाई भूगोल में हमें मानवीय जो समुदाय के सामने समस्याएं हैं उनके हमें हल प्रस्तुत करने चाहिए, और हमें मानव कल्याण के महत्व की बातों को हमारे विषय की विषय वस्तु में लेकर और हमें उस पर दृष्टिकोण देना चाहिए। तो ये जो 1960s में और बाद में 1970s में जो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आया ज्योग्राफी में, विशेष तौर पे इसकी शुरुआत होती है अमेरिका से, जिसमें ये होता है कि ज्योग्राफी इज नॉट दिस कन्फाइंड टू मियरली डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजन्स। ठीक है, ये केवल और केवल प्रदेशों की व्याख्या या विश्लेषण
या संश्लेषण या क्रमबद्ध अध्ययन देने से ही भूगोल जो है उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी. दैट मीन्स द सब्जेक्ट मस्ट एड्रेस the problems of various human groups, must give alternatives for solving the human problems, and at the same time human welfare must be included in the subject of geography. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट बाद में चला, कहीं ना कहीं इसकी नींव में हार्टस्ट्रम का कंट्रीब्यूशन है. जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हार्टस्ट्रम के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो भी कई क्षेत्रों में है. ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये जो रेडसेल का परसेप्शन था लेविन्सहम का, उसको इन्होंने नकार दिया, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने किसी स्टेट के लिए उसके बने रहने के लिए, जैसे लेविन्सहम की संकल्पना जब रेडसेल देता है तो रेडसेल कहता है कि दैट स्टेट, रेडसेल ट्रीटेड स्टेट एज एन ऑर्गेनिक एंटिटी. ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक जैविक उपागम देता है स्टेट का. ठीक है, एंड और वो उसमें वो कहता है कि स्टेट विल ईदर सर्वाइव और डाई. फॉर द सर्वाइवल for the survival the state must grow. State must grow. If state will not grow, then in future course of time the state will decline and finally the state will die. So the survival of this of state depends on the on the growth of state, on the cost of all this the weak neighbors, है ना. हार्टशॉन ये कह रहा है कि दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में. एक होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस और दूसरे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, है ना. दिस केंद्रानुमुखी और केंद्र प्रसारित बल. वो ये कह रहा है कि इनका जो संतुलन है वो क्षेत्र, वो राज्य के अस्तित्व को निर्धारित करता है. ठीक है, कि भाई विघटनकारी शक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण है या एकीकरणकारी शक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण है. उस पे किसी स्टेट जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसका अस्तित्व वो टिका हुआ है. ठीक है, हार्टशॉन ने सन 1935 में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी शीर्षक से एक आर्टिकल लिखा था. ठीक है, और राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में हुए विकास को यहाँ पर इन्होंने बताया, और अमेरिकी जो भूगोल समुदाय है उसमें राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया. ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे ये शुरुआत है अमेरिका में पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर राइटिंग्स की. ठीक है, फिर 1938 में मिनेसोटा विश्वविद्यालय की ओर से उनको यूरोप भेजा गया था. ठीक है, एंड बेसिकली द ऑब्जेक्टिव वाज कि वहां पर जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज थे, है ना, सीमा समस्याएं थी, उन पर विशेष अध्ययन करना था. इन्होंने पश्चिमी यूरोप की विस्तृत यात्राएं की, बहुत सारी यात्राएं की. स्वाभाविक है क्योंकि इतना बड़ा काम मिला था इनको, और बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज यूरोप के अंदर उस समय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे. ठीक है, अब इन यात्राओं का एक फायदा और मिला कि वो अनेकों ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट्स को विजिट किया उसने, और अनेकों ज्योग्राफर्स से मिलने का मौका मिला. जो काम के लिए गए थे वो काम तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन पर्सपेक्टिव्स ऑन ज्योग्राफी के लिए बहुत सारा काम करके आ गए, जो उन्होंने 1939 में लिखी थी. नेचर ऑफ ज्योग्राफी. पर्सपेक्टिव्स तो बाद में आई थी. नेचर ऑफ ज्योग्राफी के लिए बहुत सारा काम वो वहां से करके आए थे. ठीक है, बहुत सारे विद्वानों से मिले, बहुत सारे विद्वानों के ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, इस पर उनके परसेप्शंस जो हैं उनको उन्होंने नोट डाउन किया. ठीक है, और बाद में जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी तो उसमें उन सारे डेवलपमेंट्स को उन्होंने कहीं न कहीं इस्तेमाल किया. ठीक है, तो यात्राएं की और सीमाओं के निर्धारण में भौतिक और सांस्कृतिक तथ्यों की भूमिका पर विशेष बल दिया, और यहीं से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो बाउंड्रीज का उन्होंने एक जेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, वो इस स्टडी के कारण उनके दिमाग में कंसेप्चुलाइज हुआ. यूरोपीय क्षेत्र में 1939 में उत्पन्न राजनीतिक संकट
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशंस बनी थी और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण सीमा समस्याओं संबंधी अध्ययन पूरा नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन द थिंग इज दैट ही केम इनटू कांटेक्ट विद एन नंबर ऑफ स्कॉलर्स, ज्योग्राफी के बहुत बड़े बड़े, बहुत जो मानद विद्वान थे उनके साथ उनका संपर्क हुआ। ये एक अच्छी बात उनके लिए रही। फिर देखिए उनका जब हम आगे काम देखते हैं तो 1941 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एरिया में उनका जो एक और आर्टिकल आता है और उसका शीर्षक है द पॉलिटिको ज्योग्राफिक पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और इसमें वो क्या करते हैं, विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। क्लियर। फिर उनका एक और काम आता है 1960 में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये जो उनका आर्टिकल छपता है इसमें दोनों विश्व युद्ध जो हो चुके दोनों, ठीक है, उसके बाद पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था पर भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जो बाइपोलर वर्ल्ड इमर्ज होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, उसका पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। फिर 1970 में फिर उनका एक आर्टिकल आता है द एकेडमिक सिटीजन सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स बाय रिचर्ड हार्टसन, ठीक है। इस तरह उनका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ भी देखते हैं। देखिए मिड 20th सेंचुरी में यूएस ज्योग्राफर रिचर्ड हार्टसन की पुस्तक आती है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। और डिस्टेंसिंग फ्रॉम द लेबेंसराम, यहाँ ये लेबेंसराम की जो संकल्पना है ना, यहाँ इससे दूरी बनाते हैं, ठीक है, इससे दूरी बनाते हैं और पूरी तरह से इसको वो नकार देते हैं, ठीक है, उसका समर्थन नहीं करते। फोकस ऑन द स्टेट फॉर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिट्स एंड बाउंड्रीज, राज्य पर जो उनका ध्यान होता है वो तीन पक्षों को लेकर होता है। नंबर 1 टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जो प्रशासन की व्यवस्था है राज्य में, जो उनके आर्टिकल में 1960 वाले आर्टिकल में जो वो बात करते हैं विभिन्न, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें वो क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था पर भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ अपने विचार रखते हैं पूरे विश्व की। तो ये बेसिकली बाद में यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनका जो फोकस होता है जब ये स्टेट को देखते हैं तो दैट इज फॉर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे प्रशासन चलता है राज्य का, ठीक है। देन पॉलिटिकल यूनिट्स, है ना, राज्य एक राजनीतिक इकाई के रूप में, एंड देन बाउंड्रीज, ठीक है। His focus is again on areal differentiation because in political geography he is seeking this country as one political region, ठीक है। तो अलग अलग जो रीजन्स की बात करते हो तो आप अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज की बात करते हो और उनकी यूनिकनेस की बात। यहाँ वो कहता है कि वी मस्ट फोकस ऑन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है जो बांधे रखता है ना। अब वो बात करता है दो तरह के फोर्सेस की, नंबर 1 सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस होते हैं वो ये होते हैं जो केंद्र की तरफ लाते हैं, है ना, केंद्रान्मुखी बल। वो कहता है जो केंद्रान्मुखी बल होते हैं किसी भी राज्य में, वो बल हैं जो राज्य को और राज्य की जो जनता है उसको एकीकृत बनाए रखते हैं, ठीक है। सो द फोर्सेस विद इन द स्टेट दैट यूनिफाई द पीपल, है ना, राज्य के भीतर वो बल, ध्यान रखना ये राज्य के भीतर बात हो रही है, राज्य के भीतर वो बल जो राज्य के लोगों को बांधे रखे, ठीक है। अब यदि ये स्ट्रांग है तो राज्य बिखरेगा नहीं, और यदि ये कमजोर है और ये स्ट्रांग है तो राज्य बिखर जाएगा। क्योंकि ये जो केंद्र प्रसारित बल है वो कौन से हैं, फोर्सेस दैट डिवाइड देम, वो बल जो राज्य के लोगों को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। और हार्टसन कहता है कि राज्य एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जो रेडजेल कहता है कि राज्य एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, रेडजेल कहता है करेगा यदि वृद्धि करेगा तो, नहीं करेगा यदि वृद्धि नहीं करेगा तो। रेडजेल ये हार्टसन कहता है whether a state continues to exist depends on the balance between centripetal and centrifugal forces.
कि ये राज्य, यदि कोई राज्य बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उस राज्य में जो केंद्रोन्मुखी और केंद्र प्रसारित बलों के बीच का संतुलन कैसा है। ये देखिए, जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, तो ये केंद्र की ओर, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। और यदि ये फोर्सेस ज्यादा हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो ब्रेक ए स्टेट अपार्ट, तो वो क्या है कि एक राजनीतिक इकाई अर्थात एक राज्य या देश, उसको वो तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जब हम अभी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक कंट्रीब्यूशन और देखते हैं, उसने 6 अप्रोचेस दी थी। पावर एनालिसिस अप्रोच पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, अर्थात जो शक्ति है ना उसका विश्लेषण। हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, उन्होंने दी थी। फिर मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच, है ना, कि भाई वो पूरा जो स्टेट है वो कैसे बनता है ना। फंक्शनल अप्रोच, कैसे वो काम करता है, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारिक जो उपागम है वो, और सिस्टमैटिक अप्रोच, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी वी मस्ट फोकस ऑन दीज 6 अप्रोचेस, हमें राजनीतिक भूगोल में इन 6 उपागमों का अनुसरण करना चाहिए जब हम राजनीतिक भूगोल में कोई अध्ययन करते हैं। फिर उन्होंने फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज की बात करी। फ्रंटियर्स के साथ बारे में तो ये कहा कि भी ये जोन ऑफ सेपरेशन है, ये वो पेटियां हैं जो 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 राज्यों को अलग करती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज का उन्होंने जेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, दैट मींस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको कहते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब उसमें बताया जैसे जैसे एंटेसेडेंट बाउंड्रीज, ठीक है। अब फिर सब्सिक्वेंट, है ना, फिर सुपर इम्पोज एंड फिर रेलिक्ट। अब एंटेसेडेंट आपने आपने पढ़ा होगा ना, हमारा रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम में आपने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियां पढ़ी होगी ना। तो ये पूर्ववर्ती सीमाएं हैं और ये अनुवर्ती सीमाएं हैं, ठीक है। फिजिकल लैंडस्केप डिफाइंड द बाउंड्री वेल बिफोर द ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि पहले कौन आया, पहले सीमा आई या पहले बसावट हुई, ठीक है ना, क्योंकि इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस पे आज जो सीमाओं को लेकर पूरी दुनिया में कलेश है, उसके पीछे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सीमाएं बाद में ड्रॉ की गई थी या जनसमूह बाद में आकर बसा, ठीक है, बसावट बाद में हुई, ठीक है। तो ये वो सीमाएं हैं, है ना। द फिजिकल लैंडस्केप डिफाइंड द बाउंड्री वेल बिफोर ह्यूमन हैबिटेशन, मानव के बसाव से पहले सीमा, ठीक है। जैसे मलेशिया इंडोनेशिया बाउंड्री ऑन बोर्नियो इज स्पार्सली सेटल्ड, ठीक है। तो वहां सीमा पहले, बसावट बाद में। ये शांत सीमाएं होती हैं, ये शांत सीमाएं होती हैं, क्योंकि ये लगभग एक जैसे सांस्कृतिक या सामाजिक समूहों को अलग नहीं करती। दूसरी उन्होंने कहा अनुवर्ती सीमाएं, सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बाउंड्री बिटवीन वियतनाम एंड चाइना, बॉर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ मॉडिफिकेशन। सीमा जो है ना, लंबे समय के मॉडिफिकेशन के बाद आती है, मतलब सीमा बाद में आती है, बसावट पहले आती है, ठीक है। लेकिन यहां फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है वो देखिए, सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित, जबरदस्त, ठीक है, forcibly drawn boundary that cuts across the unified cultural boundary, किसी एक सांस्कृतिक प्रदेश को काट कर निकलती है ये बाउंड्री। तो दो सांस्कृतिक समूह जो है ना वो दोनों तरफ हो गए ना, ठीक है। न्यू गिनी और इंडोनेशिया के बीच का सीमांकन ऐसा ही है। वेस्ट दिस ईरान और पापा न्यू गिनी के बीच का सीमांकन ईस्ट में, ठीक है। रेलिक्ट मतलब जो कभी थी, आज उसका महत्व नहीं है। रेलिक्ट मतलब नो लॉन्गर सर्व्स इट्स पर्पस,
अब वो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि वियतनाम की जो नॉर्थ साउथ बाउंड्री है, आज उसका कोई मतलब नहीं है। या हम देखते हैं कि जो 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 जर्मनी की यदि हम बात करें, तो जर्मनी में जो पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के बीच में सीमांकन था, और आज जब उनका एकीकरण हो गया, उसके बाद हमारे लिए उसका इतना महत्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं उनके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि हार्टशॉन ने 1927 में आर्थिक क्रियाओं में भौगोलिक अवस्थिति के महत्व को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, कि भाई ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करती हैं क्या। ठीक है, तो लोकेशन एज अ फैक्टर इन ज्योग्राफी, इस पर आर्टिकल आया उनका। ठीक है, 1935 में ए क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अर्थात यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो कृषि प्रदेश है, उनका इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया ऑन ए यूनिफॉर्म स्टैटिस्टिकल बेस, एक जैसे सांख्यिकीय आंकड़ों को आधार मानकर। और ये जो उनका आर्टिकल प्रकाशित हुआ, जिसमें यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के कृषि प्रदेशों का समरूप सांख्यिकी के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, ये उनका दूसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, अब हम दो सिंपल अप्रोचेस की बात कर लेते हैं, बाकी हमने बात कर ली है। एक जो बात आती है, वो बात आती है रीजनल सिंथेसिस की, है ना, प्रादेशिक संश्लेषण। हार्टशॉन की किताब से है ये डायग्राम। क्या उस प्रादेशिक जो संश्लेषण है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक प्रदेश और एक संश्लेषण, रीजन एंड सिंथेसिस। तो रीजन क्या है, मींस ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग होमोजेनियस कैरेक्टर। रीजन का मतलब तो सीधा सीधा है कि भाई ये एक भौगोलिक इकाई है जिसमें जिसमें समरूपता पाई जाती है। और यहां जब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, दैट मींस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स, वेरिएबल्स, व्यूज, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटीग्रेटिंग देम। सिंथेसिस का मतलब ही यही हुआ संश्लेषण का, कि हम बहुत तरह के वेरिएबल्स ले रहे हैं, चर ले रहे हैं, बहुत तरह के हम कारक ले रहे हैं। ठीक है, बहुत तरह के हम व्यूज और परसेप्शंस ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सबको अंतर संबंधित करके देख रहे हैं। हम हार्टशॉन के एरियल डिफरेंशिएशन में रीजनल सिंथेसिस की अप्रोच को भी देखते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि रीजनल सिंथेसिस इज अप्रोच टू रीजनल एनालिसिस। रीजनल सिंथेसिस, प्रादेशिक संश्लेषण क्या है, ये प्रादेशिक विश्लेषण का एक उपागम है। बाई, कैसे किया जाता है, बाई इंटीग्रेटिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स विथ टेम्पोरल एंड स्पेशियल डायमेंशंस। अर्थात अनेकों प्रकार के जो भौगोलिक चर हैं, भौगोलिक कारक हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, आपस में इंटीग्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं उनकी। ठीक है, और जो तुलना करते हैं वो हम दो आधारों पे करते हैं। एक, उनका सामयिक महत्व देखते हैं समय के साथ, टेम्पोरल एनालिसिस, और दूसरा स्पेशियल डायमेंशन, अर्थात उनकी क्षेत्रीय विभिन्नता को हम दृष्टिगत करते हैं। तो दो चीजों को आधार मानकर और हम इसका वर्णन प्रस्तुत करते हैं। ये अप्रोच है किसी रीजन को डील करने की, थ्रू द अप्रोच ऑफ रीजनल सिंथेसिस। प्रादेशिक संश्लेषण के उपागम के साथ किसी भी प्रदेश को हम कैसे अध्ययन करते हैं, ठीक है, और क्या संबंध है प्रदेश का और संश्लेषण का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सिंथेसिस, तो हार्टशॉन कैसे सिंथेटिक साइंसेस की बात करता है वो देखिए, है ना, जो संश्लेषण विज्ञान है उसकी क्या बात करता है। अब देखो, आप जैसे ये आपका एक प्रदेश है ना, और ये आपका सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है। तो एक तरफ ये आपकी प्रादेशिक भूगोल से संबंधित बात हो गई, ये आपकी क्रमबद्ध भूगोल से संबंधित बात हो गई। कि क्रमबद्ध भूगोल में क्या है साहब, कि मटीरियोलॉजी है, सॉइल साइंस है, जियोलॉजी है, ये सब क्या है कि साहब ये फिजिकल साइंस है ना।
कई भौतिक विज्ञान से संबंधित चीजें हैं, ये मौसम विज्ञान है, ये मृदा विज्ञान है, ये भूगर्भ विज्ञान है, ठीक है। और फिर बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है, कैसा बॉटनी, जूलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। फिर के साहब सोशल साइंस में क्या आता है कि साहब, ये उसमें आता है दिस एथनोलॉजी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, सोशियोलॉजी आता है, तो ये सब आता है सब, ठीक है। और के सब रीजनल ज्योग्राफी में क्या होता है कि रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, इन सब से, ये जितनी भी सिस्टमैटिक ब्रांचेस हैं, हम इन सब से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक प्रदेश की ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूशन वी टेक फ्रॉम मीटीरियोलॉजी, वी टेक क्लाइमेटोलॉजी, अर्थात हम किसी प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो हम जो क्रमबद्ध उपागम का विषय है मौसम विज्ञान, उससे हम तत्व साझा करते हैं, ठीक है। फिर हम सॉइल साइंस से सॉइल, जियोलॉजी से लैंड फॉर्म्स, बॉटनी से प्लांट लाइफ, है ना, जूलॉजी से एनिमल लाइफ, देन ह्यूमन फिजियोग्राफी से ज्योग्राफी ऑफ रेसेस, ठीक है। देन एथनोग्राफी से हम लेते हैं एथनोलॉजिकल ज्योग्राफी, फिर हम इकोनॉमिक्स से लेते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हम पॉलिटिकल साइंस से लेते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हम सोशियोलॉजी से लेते हैं सोशल ज्योग्राफी। और जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इनको हम इंटीग्रेट और कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑन टेम्पोरल एंड स्पाशियल डायमेंशन, ठीक है, इनके सामयिक और स्थानिक संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में, तो फिर एक 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 रीजनल सिंथेसिस की अप्रोच के थ्रू किसी प्रदेश के अध्ययन की बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है जो हार्टशॉन ने दिए। हम हार्टशॉन की कुछ पुस्तकें और देखेंगे अभी, और उसके बाद हमारा हार्टशॉन जो है वो कंप्लीट होगा। और उसमें देखिए हम देखते हैं, ये देखिए द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, जो उनकी सबसे प्रमुख किताब थी, जो 1939 में आई थी। एंड देन पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, बहुत लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन था। 20 दशक के साथ जो उनके अनुभव हुए, ठीक इसके 20 साल बाद ये किताब लिखी, है ना। एंड देन अनदर बुक इज डेफिनेटली पॉलिटिकल ज्योग्राफी, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से हम एक बड़ा ज्योग्राफर है रिचर्ड हार्टशॉ, जिसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।